नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून में मंगलवार यानी कि कल दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। 3 लुटेरों ने तमंचे की नोक पर 3.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। जन सेवा केंद्र में लूट की घटना, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। थाना रायपुर क्षेत्र के जैन प्लॉट चौक का ये मामला। बंदूक की नोक पर लाखों की लूट। 3 लुटेरों ने ये बंदूक की नोक पर 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। तो यहाँ बदमाशों के हौसले कह सकते हैं कितने बुलंद। ना चेहरे को ठीक से ढका और ना ही यहाँ पुलिस का कोई खौफ है। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की पुलिस ने यूपी के बरेली पुलिस के साथ मिलकर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर की पुलिस ने 300 पुलिस के जवानों और अफसरों के साथ बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। इधर बरेली पुलिस ने उधम सिंह नगर की पुलिस पर बिना किसी सूचना के यूपी पुलिस के इलाके में घुसने की बात की। इस मामले में आईजी कुमाऊं का कहना है कि कोई भी ऑपरेशन बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं होता। पुलिस एक दूसरे के क्षेत्र में कार्रवाई के लिए जाती रहती है। नहीं, ऐसे किसी कोऑर्डिनेशन का अभाव नहीं है। देखिए, अपराधी जो होता है वो किसी राज्य से बंध के नहीं रहता है, और अपराधी को पकड़ने के लिए एक प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश में अक्सर जो क्रेडिबल इनपुट्स होते हैं उसके आधार पर जाती रहती है और कार्रवाई करती है, पूरे भारतवर्ष में, यहीं पे नहीं। और इसी प्रकार जो उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपद हैं वहाँ से, और जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद हैं वहाँ से भी पुलिस आती जाती रहती हैं। हमारा अपने जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे लगातार वार्ताएं होती रहती हैं, उनसे लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं, और एक अच्छे हमारे कॉर्डियल रिलेशंस आपस में रहते हैं, और हमें हमेशा उनका पूर्ण सहयोग भी मिलता रहता है। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर पर अब विवाद बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में ब्राह्मण समाज ने और तीर्थ पुरोहितों ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह मंदिर हूबहू केदार धाम जैसा है, लिहाजा इस पर आपत्ति जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्हें ब्राह्मण समाज की तरफ से पत्र मिल रहा है और इस पत्र को अब यूपी सरकार के साथ शेयर किया जा रहा है। संतों का कहना है कि केदारनाथ धाम जैसा मंदिर दूसरा नहीं बनाया जा सकता। आपको जानकारी दे देते हैं कि ये इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर का कुछ दिनों पहले ही यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दौरा भी किया था। तो नजर बनाए हुए हैं इस मंदिर पर अखिलेश यादव। केदारेश्वर मंदिर पर सीएम धामी ने जो पत्र संतों की तरफ से, ब्राह्मणों की तरफ से दिया गया है, उसे उत्तर प्रदेश सरकार मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साझा किया है। आप उसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने भी एक पत्र शायद दिया है जिसमें कई लोगों ने विरोध किया है कि उसकी बिल्कुल 2 कॉपी बनाया गया है मंदिर को। नहीं, अभी जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए, हम लोग उस पत्रों को वहाँ की सरकारों को अभी स्थापित करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का केदारेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में विरोध भी अब शुरू हो चुका है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ये ढोंग है। सपा सरकार में आंदोलनकारियों पर किए गए अत्याचार का पश्चाताप करना चाहते हैं। अखिलेश नहीं माने तो उत्तराखंड के लोग देश भर में विरोध करेंगे। और मुझे पूरी जानकारी मिली है कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को इस विषय को संज्ञान में लेने के लिए कहा, और बहुत जल्दी इस पर कुछ सकारात्मक जानकारी आएगी, क्योंकि इस प्रकार का स्वरूप का मंदिर, और अगर ऐसा करते हैं तो वैसे ही उत्तराखंड के अंदर समाजवादी पार्टी शून्य पर है। और मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेवा भी उत्तराखंड के अंदर बचने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड आंदोलन में जिस प्रकार का अत्याचार किया है, तो मुझे लगता है कि बाबा केदारनाथ क्षमा यात्रा के लिए उनका एक प्रकार का छद्म स्वरूप है। अच्छा होता कि अखिलेश जी केदारनाथ धाम में जाते और उसका प्रायश्चित करते हैं कि उनकी सरकार के समय जिस प्रकार उत्तराखंड के माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुआ, अनेकों लोग मारे गए, उसके लिए प्रकार से पश्चाताप करते, वहां पर भगवान के शरण में जाते। लेकिन इस प्रकार का ढोंग करके और उत्तराखंड के स्वरूप के चारों धामों को अगर कहीं स्थापित करने की कोशिश की जाएगी तो इसका पूरे देश भर में कड़ा विरोध किया जाएगा।
बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि देहरादून नगर निगम में होली मिलन कार्यक्रम हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही रंगों के त्योहार में वो खुद भी शामिल हुए। जो जश्न मनाया जा रहा था मंच पर, उसी में रंग गुलाल खूब उड़ा और सीएम धामी भी यहाँ पर नृत्य करते हुए देखे गए। का पर्व जहां एक और समाज में जो हमारी सांस्कृतिक एकता है उसको और अधिक प्रगाढ़ करता है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करता है। और साथ में हम सब जब रंगों के इस त्योहार में मिलते हैं तो समरसता की भावना को भी और मजबूती प्रदान होती है और प्रगाढ़ता मिलती है। एक दूसरे से प्रेम और अधिक हमारा बढ़ता है। वहीं होली के अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत, खड़ी होली, शास्त्रीय संगीत आधारित बैठी होली, गायन आदि के द्वारा हम सभी को जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपी है, उस विरासत से जुड़ने का भी हम सबको शुभ अवसर होली के पर्व पर प्राप्त होता है। 14 मार्च को होली का दिन है और इसी दिन शुक्रवार होने की वजह से जुमे की नमाज वाला दिन भी यही है। ऐसे में पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ती जा रही है। पुलिस की पीस कमेटीज बैठक कर रही है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि जुमे की नमाज होली खेलने के बाद होगी। इसके लिए बाकायदा मुस्लिम मौलानाओं से नमाज का समय बदलने के लिए कहा गया था ताकि कोई धार्मिक टकराव ना हो। विशेषकर हल्द्वानी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, देहरादून में पुलिस धार्मिक टकराव को लेकर अलर्ट है। चौदह मार्च को होली और जुम्मा एक साथ पड़ने पर हरिद्वार में प्रशासन सावधानी बरत रहा है, लेकिन पूरे उत्साह से यहाँ पर लोग जो है वो होली खेलेंगे और जुमे की नमाज भी शांतिपूर्वक तरीके से की जाए, इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। ज्वालापुर में पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदायों के साथ खास बातचीत की है, चर्चा की है, व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। अब इसके तहत मुस्लिम समुदाय ने दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज पढ़ने पर सहमति बना दी है। ज्वालापुर घनी आबादी वाला क्षेत्र है, मुसलमानों की यहाँ पर बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में शुक्रवार को नमाज अदा करने वालों की भीड़ होगी। पुलिस के साथ हुई मीटिंग में मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं ने होली का रंग कम ना हो, इसके लिए 2:30 बजे नमाज पढ़ने पर सहमति दे दी है। दोनों शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त रहे होगा और इसके लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध भी किए गए हैं। 2 दिन पूर्व ही जो है बाज़ारों में भी पुलिस के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है, आवाजाही बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान है उसको भी लागू किया जाएगा कि जो बाज़ार में ई रिक्शा वगैरह की भीड़ रहती है उनको भी रेगुलेट कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ होली का दहन जिस दिन होगा उस दिन 2 बजे से सभी पुलिस बल अब हर होली का जहाँ दहन क्षेत्र है उसमें नियुक्त किया जाएगा। अल्मोड़ा से खबर, जहां का मल्ला महल कुमाऊं के होलियारों का होली गायन के लिए काफी पसंदीदा स्थल बना हुआ है। यहां पर होलियारों की टीम ने होली गायन के साथ नृत्य भी किया। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में होली के त्योहार की रौनक 1 हफ्ते तक रहती है। युवा अपने घरों में लौटकर खड़ी और बैठकी होली का आनंद लेते हैं, तो महिलाएं होली गायन के साथ ही स्वांग रचाकर जमकर थिरकती हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मल्ला महल में पूरे कुमाऊं मंडल से होलियारों की टीमें पहुंची और होली गायन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ 1 सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं।
कुमाऊं भर के होलियारों की टीमों ने अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को साझा करते हुए अपनी धुन में होली के गीत गाए, जिससे यहाँ आने वाले सभी होलियार एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हुए। और हमारे यहाँ लगभग 5-6 दिन की होली होती है, जो खड़ी होली पूरे गांव में अलग अलग मोहल्लों में और अलग अलग घरों में जाती है। और हमारे आसपास जो देव स्थल हैं, हमारे देवी के और देवल समिति बाबा के, उनके मंदिरों में भी जाके होली गाती हैं। तो हमने जो अभी होली प्रस्तुत की वो देवी स्तुति है। शुरुआत के 2-3 दिन भक्तिमय होली गाई जाती है, खड़ी होली, और लास्ट के 1-2 दिन उन्मुक्त होली, जो खुली होली होती है, वो गाई जाती है, श्रृंगार रस से भरी होली। वैसे तो पूरे कुमाऊं में पौष महीने के पहले रविवार से होली का शुभारंभ हो जाता है, जो पहले तो बैठकी होली और फिर खड़ी होली तक पहुंच जाता है, और फिर फाल्गुन आते आते होली के रंग की खुमारी में पूरा पहाड़ झूमने लगता है और कुमाऊं के कई शास्त्रीय संगीत के साथ कई रागों में होली का गायन किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पर्यटन नगरी रानीखेत से आती है खबर, जहां पर होली की धूम है। महिला होली गायन और स्वांग का आयोजन किया गया है। दूर दूर से यहां पर महिलाएं पहुंची हुई हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। महिला होलियारों की ये टीम धूम मचा रही है। रानीखेत में नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आई 18 महिला टीमों ने प्रतिभाग किया। पारंपरिक परिधानों में महिलाओं की टोली ने गायन किया और महिला होलियारों ने कहा कि अपनी परंपरा को बचाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। अपनी लोक संस्कृति के लिए हम लोग काम करते रहते हैं और एक प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति लुप्त होते जा रही है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी की होली मंगलमय हो। हरिद्वार रोडवेज की ओर से होली पर बस यात्रियों की भीड़ बढ़ने के चलते एक्स्ट्रा बसें चलाने के लिए फैसला ले लिया गया है। अब एक्स्ट्रा बसें चलाई जा रही हैं। साथ ही सभी ड्राइवर और कंडक्टर्स की जो छुट्टियां हैं वो भी रद्द कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि होली पर एक्स्ट्रा फेरे लगाने वाले बस चालकों को इसका इनाम दिया जाएगा। और अगर भीड़ बढ़ती है तो उनके अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। होली के पर्व के बारे में आपको बता दूं, सभी बसों पे क्रू की व्यवस्था है और सभी क्रू की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है तथा प्रोत्साहन योजना के चलते हुए क्रू में भी काफ़ी उत्साह है होली पर्व को लेके। देखिए, अतिरिक्त बसें जो है यात्रियों को देखते हुए लगाई जाती है। जितना और जिस मार्ग का यात्री होगा उधर अतिरिक्त भेजी जाएगी। और इस समय जो होता है दिल्ली है, हल्द्वानी और बरेली, मुरादाबाद। और वहीं आपको बताएं कि अगर आप होली की छुट्टी में ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं तो आपको ये खबर देखनी चाहिए। होली पर 13 और 14 मार्च को राफ्टिंग पूरी तरह से बंद रहने वाली है। साथ ही आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जवानों की तैनाती के साथ ही पूरे क्षेत्र में लगे हुए CCTV कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त मुनि की रेती क्षेत्र में क्योंकि टूरिस्ट का भी काफी आवागमन होता है, तो उसको भी देखते हुए टीम्स को, यातायात पुलिस को और थाना पुलिस को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। राफ्टिंग संचालकों से भी इसमें मीटिंग की जाएगी और पूर्व की भांति इस बार भी राफ्टिंग का जो उस दिन होली के दिन पर राफ्टिंग को बंद रखा जाएगा, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीएम धामी ने एक बार फिर से दोहराया है कि प्रदेश में जो भी अतिक्रमण होगा, अवैध निर्माण होगा, उस पर कार्रवाई होगी। सीएम ने यह भी कहा है कि अवैध मदरसों के खिलाफ हो रहा एक्शन जारी रहेगा। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे
उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। लैंसडाउन में नैनी डांडा के जमूर गांव में बाघ का आतंक बना हुआ है और हाल ही में बाघ ने एक महिला को अपना निवाला बना लिया। महिला खेत में घास काटने गई थी और तभी बाघ ने हमला कर दिया। घटना के बाद से गांव के लोग बेखौफ हैं। इन लोगों में इतना खौफ है कि घर से बाहर ये लोग नहीं निकल पा रहे हैं और वन विभाग से बाघ को जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया है। वन विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। आसपास ही झाड़ियां काटने की अपील की जा रही है ताकि जंगली जानवरों को छुपने की जगह ना मिल पाए। वहाँ केवल एक परिवार रहता था, बाकी चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। तो वहाँ दुर्भाग्य से जो है एक महिला को टाइगर ने मार दिया। तो अभी हमने वहाँ पे कैमरे ट्रैप करवा दिए हैं और फॉरेस्ट की एक टीम लगवा दी है और वहाँ जो लैंड आने की झाड़ी है उसको साफ करने का निर्देश दिया गया। आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड रोपवे स्टेट के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड में 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा रोपवे लगाने की तैयारी है, जिसमें से 2 रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी इनकी शुरू होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विषम परिस्थितियों वाले हेमकुंड साहिब और केदारनाथ ट्रैक पर केंद्र सरकार ने इसी महीने 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिन पर आने वाले दिनों में जल्दी काम शुरू हो जाएगा। वहीं काठगोदाम से हनुमानगढ़ी नैनीताल के लिए भी 14 किलोमीटर लंबे रोपवे की DPR तैयार कर ली गई है। भविष्य में राज्य के अन्य हिस्सों में भी 49 ऐसे ही रोपवे बनाए जाएंगे, जिनमें उत्तरकाशी में 7, नैनीताल में 4, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 5, अल्मोड़ा में 7, पौड़ी में 8, चमोली में 3, बागेश्वर में 4 रोपवे प्रस्तावित हैं, जिनका केंद्रीय एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन दिनों फिजिबिलिटी टेस्ट कर रही है। पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत NHLML के द्वारा टोटल 49 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे के लिए NHLML द्वारा ऑलरेडी कार्रवाई कर दी गई है और निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं। और काठगोदाम टू नैनीताल एक रोपवे परियोजना है, जिसके लिए भी उन्होंने DPR का तैयार कर लिया गया उनके। ये सभी प्रोजेक्ट केंद्र की पर्वतमाला स्कीम के तहत प्रस्तावित किए गए हैं। इन 49 स्कीम के तहत प्रस्तावित किए गए हैं। इन 49 रोपवे के अलावा राज्य सरकार 3 अन्य रोपवे भी बना रही है, जो निर्माणाधीन है। देहरादून से मसूरी के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा रोपवे निर्माणाधीन है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक 3.5 किलोमीटर का लंबा रोपवे है। वहीं टनकपुर में ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोपवे निर्माणाधीन है। मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज सितंबर 26 एंड 27। उत्तराखंड में बन रहे ये सभी रोपवे धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों को जोड़ते हैं। यानी कि इन रोपवे के अस्तित्व में आने के बाद राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थल रोपवे से कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पहुँच आसान होने पर राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन को भी नए पंख लगेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते आगे रुद्रप्रयाग की खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यालय के पास में 4 धाम यात्रा के मुख्य मार्ग जवाड़ी बाईपास पर बने हुए पुल के पास में सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके बाद बाईपास पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी बाईपास का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ये बाईपास अभी कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन मंगलवार को जब पुल के पास काम चल रहा था तो अचानक से ही सड़क का लगभग 40 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। सड़क से अभी भी दसाव चल रहा है। जिला मुख्यालयों में जाम की संभावना बनी हुई है और ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है कि इस रास्ते को पार करने वाले लोग अब डर रहे हैं। हम लोगों ने कल से इसमें लोड टेस्ट किया था, कल से ही काम स्टार्ट किया था। तो चूँकि इसका जो सॉइल है उसकी सॉइल पूरा लूज टाइप की है और इसका एंगल ऑफ रिपोज भी काफ़ी कम था, इस वजह से ये गिर रहा था लगातार और ये गिरना ही था मतलब। तो आज से हम लोगों ने इसमें फाउंडेशन खोद रहे हैं हम लोग और PCC स्टार्ट कर देंगे और इस साइड का ट्रैफिक हम
कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोल दें। और ये पूरा काम 80 मीटर वॉल बननी है दोनों साइड में। उधर उत्तराखंड के युवा जो अपनी दमदार फिटनेस और पुलिस आर्मी में भर्ती होने के लिए जुनून के लिए जाने जाते थे, इस बार पुलिस भर्ती की फिजिकल टेस्ट में पिछड़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। यहाँ के युवा जो कभी अपने दमखम और स्टेमिना के लिए जाने जाते थे, वे इस बार के टेस्ट में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। 100 में से केवल 10 ही युवा फिजिकल टेस्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, जबकि भर्ती के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन युवाओं को पूरी जानकारी और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, फिर भी ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। जो पुलिस वाले हैं वो मतलब सब कुछ समझा के हमको आगे भेज रहे हैं कि अब ऐसे करना, सारी चीज़ बता के, और फॉल उसका भी वो बता के भेज रहे हैं कि अगर लाइन टच होगी तब फॉल होगा, और सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के युवा फिटनेस से ज्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। जंक फूड की बढ़ती आदत और एक्सरसाइज की कमी उनके शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। उत्तराखंड के युवा आज भी आर्मी भर्ती में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन पहले जैसी मेहनत नहीं कर रहे। दूषित हो गए खाद्य पदार्थ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण, उसको मैं कहता हूँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है काफ़ी कुछ तक हैम्पर हो गई हैं और बॉडी में चेंज होने आ गए। तो एक्सरसाइज न करना, सही ढंग का खाना न खाना, दूषित खाना खाना, दूषित पानी पीना और प्रॉपर नींद न लेना, मोबाइल पे लगे रहना, ये बहुत सारे ऐसे, और प्रॉपर एक्सरसाइज न करना। कुछ ज़्यादातर मैक्सिमम लोग एवरेज नंबर मिल रहा है, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं जहाँ पर फिजिकल की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसकी तैयारी जो उनका फोकस होता है वो ज़्यादा रिटन पढ़ाई पर ज़्यादा होता है, चूँकि रिटन परीक्षा भी होनी है इसमें, तो इसलिए वो फिजिकल में एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं और हो सकता है रिटन में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करें। उत्तराखंड की जवानी और पानी की मिसाल दी जाती है, लेकिन यहाँ के युवाओं की गिरती फिटनेस कहीं उनके भविष्य के सपनों को ना तोड़ दे। अगर उन्हें पुलिस या आर्मी में भर्ती होना है तो फिटनेस, खान पान और नियमित ट्रेनिंग पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड जवानी खुद पानी मांगेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उधर नैनीताल में जब टोल टैक्स की तर्ज पर इको टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, तो इससे माहौल काफी खुशनुमा है, जिसका असर अब देश दुनिया से सरोवर नगरी पर आने वाले पर्यटकों पर पड़ेगा। स्थानीय लोग भी अब नई चुंगी पर चिंता जताने लगे हैं। नैनीताल में जल्द ही अब सैलानियों पर इको टैक्स लगाने की तैयारी है। पालिका बोर्ड ने इसके लिए बकायदा फैसला ले लिया है। इसके तहत पर्यटकों को काला ढूंगी से आने पर 120 रुपए का इको टैक्स लगेगा, जो शहर में आने वाली सभी गाड़ियों से वसूल किया जाएगा। वहीं नए टैक्स से जो इनकम होगी उसे पर्यावरण को बचाने पर खर्च करने की प्लानिंग है। मसूरी की तर्ज पर नगरपालिका नैनीताल ने भी इको टैक्स लगाने का जो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया है, उसमें हम नारायण नगर की तरफ से एक चुंगी लगाएंगे इको टैक्स, जिस प्रकार से मसूरी वसूल रहा है। उससे जो हमको आय होगी उसका इस्तेमाल जो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां हैं, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि में किया जाएगा। हर साल 12 से 15 लाख टूरिस्ट नैनीताल पहुंचते हैं। इस दौरान शहर में गाड़ियों की भीड़ से प्रदूषण के साथ पर्यटकों द्वारा कचरा भी जमकर डाला जाता है। बाजार के साथ ही आसपास के जंगलों में भी प्लास्टिक और कचरा फैलने से पर्यावरण खराब होता है। वहीं आसपास के गांव से मंडी से आने वाले लोगों पर भी इको टैक्स का असर पड़ेगा, जिसका विरोध भी हो रहा है। हम लोकल के लोग हैं, लोकल के लोग जैसे आप देखिए भवन कर के साथ सफाई टैक्स बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है लगातार प्रतिदिन उनका नैनीताल नगर में आना होता है, तो इन चीज़ों पर भी विस्तृत रूप से एक बार सोचना चाहिए और समझना चाहिए, तभी इसको लगाना चाहिए। भवाली, भीमताल और यहाँ पर दर्जनों ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें लोग नित्य नैनीताल आना जाना लगता है, सब्जी मार्केट के रूप में कहे, चाहे यहाँ भवाली से नौकरी, भीमताल से आते हैं लोग, कोटाबाग से यहाँ सब्जी लेके आते हैं, तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम पड़े, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उसका कहीं ना कहीं उसका बोझ हमारे लोकल लोगों पर ना पड़े। इको टैक्स को लेकर स्थानीय लोगों के मन में कुछ सवाल है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका को मसूरी की तर्ज पर कम से कम इको टैक्स लगाना चाहिए।
ताकि पर्यावरण के नाम पर वसूलने वाले टैक्स को देने में लोगों को दिक्कत कम हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।